जो घाट घाट का पानी पी रहा था और आइंदा भी पीना चाहता था। इमरान को अंदाजा हुआ कि टाइगर वाले ताज़ा वाक़े के बाद जान मोहम्मद साहब राजा के बारे में ठिठक गए हैं और वो इसके बारे में अच्छी तरह टोल लगाना चाहते हैं। शायद ये इसलिए भी जरूरी था कि राजा F-16 की रफ्तार से नीलम के करीब आता जा रहा था और वो नीलम को अपनी बेटी कहते थे। रात को थोड़ी देर के लिए मौका मिला तो जान साहब ने राजा के बारे में इमरान से कुछ सवाल पूछे। इमरान ने बस गोल मोल जवाब देकर वक्त टाल दिया। जान साहब इमरान की महारत से बहुत मुतासर नजर आते थे और वो अच्छी तरह जान चुके थे कि राजा की शानदार काबिलियत के पीछे असल हाथ किसका है। दरहकीकत टाइगर वाले वाक़े ने एक तरह से राजा का पोल खोल कर रख दिया था। 2 दिन बाद इमरान वापस तो चला गया मगर जान साहब से उसका एक कल्बी ताल्लुक सा बन गया। ये 10-12 रोज बाद की बात है। राजा किसी नोखेज तवाइफ के पहलू में रात गुजारने के लिए खुशाब किया हुआ था। जान मोहम्मद साहब का मुलाजिम गुलाम रसूल आया। उसने बताया कि टाइगर फिर बिगड़ा हुआ है, इसलिए उसे फौरन हवेली पहुंचना होगा। गुलाम रसूल जीप पर आया था। कबीर साहब से इजाजत लेकर और परेशान शब्बों को तसल्ली देकर इमरान गुलाम रसूल के साथ रवाना हुआ। बहुत कम अपनी पनाहगाह से वो बाहर निकलता था, लेकिन जब भी निकलता था एक अजीब सा खौफ उस पर सवार रहता था। इस खौफ का ताल्लुक माजा की मौत और माजा के खतरनाक साथियों से होता था। करीबन 1 घंटे के सफर के बाद वो जान मोहम्मद की हवेली में पहुंच गया। यहाँ पिंजरों में बंद 2 बंदर, 1 रीछ और कुत्ते वगैरह नजर आए। बंगला टाइगर भी था लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर बिल्कुल पुरसकून नजर आया। इमरान को हैरत हुई। उसकी हैरत देखकर जान मोहम्मद साहब मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हारी हैरत दूर करता हूँ। वो दोनों हवेली की निशिस्तगाह में जा बैठे। जान साहब के फरबा चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई थी। उन्होंने कहा, इमरान बेटे, टाइगर ठीक है, मैंने तुम्हें बहाने से बुलाया है। मैं तुमसे इस खबीस राजा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। राजा के लिए खबीस के खिताब ने इमरान को शाक पहुंचाया। वो जरा संभल कर बोला, जान साहब, पा राजा को मैं अपने बड़ों की तरह समझता हूँ। तुम समझते हो लेकिन वो बड़ा है नहीं। मेरे ख्याल में तो बड़े तुम हो जो बहुत कुछ जानते हुए भी चुप हो और उसकी हर बात पर जी जी कहते हो। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि कल मैंने उसे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया है। अगर इसमें जरा भी हया है तो अब इधर का रुख नहीं करेगा। तुमने देखा ही होगा नीलम सीधी सादी लड़की है, शहरी लड़कियों जैसी होशियारी चालाकी इसमें नहीं है। ये खबीस राजा उसको धोखा देने के चक्कर में था। एक तरफ उससे प्यार की पींगे बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ शहर में एक तवाइफ के पास भी रातें गुजार रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि कल रात भी वो इसी के बिस्तर पर शराब पीता रहा है। आपके पास क्या सबूत है जान साहब? मेरे पास राजा और इस 3rd क्लास लड़की की ताज़ा तस्वीरें हैं और घबराओ मत, मेरे पास हर बात का मुकम्मल सबूत है। जान साहब ने चंद सेकंड तवक्कुफ किया, फिर एक रसीद दिखाते हुए बोले, ये देखो, ये रकम चंद रोज पहले राजा ने मुझसे वसूल की। ये उसके दस्तखत हैं। पढ़ो कितनी रकम है? 20,000 और उसके नीचे 70,000, कुल 90,000। इमरान ने जवाब दिया। जान मोहम्मद साहब बोले, ये 20,000 टाइगर की खुराक वगैरह का खर्चा था और 70,000 रुपया उसने टाइगर की सदाई का लिया है और मुझे यकीन है कि 2-4 हज़ार के अलावा ये सारी रकम उसकी अपनी जेब में ही गई है। और देखो, बात सिर्फ टाइगर की सदाई ही की नहीं है, मैंने सारा पता कराया है। जानवरों की सदाई की सारी मेहनत तुम्हारी होती है और इस मेहनत का राजा ठीक ठाक मुआवजा भी वसूल करता है। तुम्हें इस मुआवजे का चौथा हिस्सा भी नहीं बताता। ये सारी रकम शराब और इन्हें नई लड़कियों पर खर्च होती है। इमरान खामोश रहा। जान साहब जानते थे कि इमरान कभी कभार सिगरेट पीता है। इन्होंने से सिगरेट पेश किया जो उसने झिझकते हुए कबूल कर लिया। जान साहब बोले, मुझे सच से बताओ इमरान, तुम राजा तक कैसे पहुंचे और कब से इसके साथ हो? इमरान इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। जैसे गोल मोल बात की और बताया कि अपने कुछ रिश्तेदारों के पास गुजरात में ठहरा हुआ था। वहीं राजा से जान पहचान हुई। जान साहब ने सिगरेट का एक तवील कश लेकर धुआं फिजा में छोड़ा और बोले, तुम गुजरात में नहीं, गुजरात के एक पिंड में ठहरे हुए थे और अपने किसी रिश्तेदार के पास नहीं, एक बनवाश औरत माजा के घर में थे। इमरान हक्का भक्का रह गया। उसने खुश कोंठों पर जुबान फेरी। जान साहब बात जारी रखते हुए बोले, एक रोज राजा ने मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताया था। बाद में मैंने अपने तौर पर छानबीन की और मुझे तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ मालूम हुआ। क्या जी? जान साहब होले से मुस्कुराए और उसके चौड़े शाने पर हाथ रखकर बोले, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है इमरान, मेरा वादा है हम दोनों के ताल्लुकात आगे चलकर कैसे भी हों, मेरी तरफ से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस बात का तो मुझे यकीन है जी। अब इससे आगे मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ तुम्हारी नजरों से ओझल है। जान साहब ने कहा, फिर नया सिगरेट सुलगाकर बोले, तुम्हारा क्या ख्याल है इस वक्त कीकरा नाम के गांव में हालात क्या है? मुझे कुछ ज्यादा तो पता नहीं जी। राजा ने बताया था कि माजा का भाई नाजा हमें ढूंढता फिर रहा है। 4 महीने पहले उसने राजा के पुराने डेरे पर आग भी लगा दी थी और पिंड वालों को धमकियां दी थी राजा के बारे में। अगर मैं कहूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं समझा नहीं। जान साहब बोले, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि नाजे को पुलिस मुकाबले में मरे पूरे 10 महीने हो गए। तुम्हारे आने के कुछ दिन बाद यह वाकया हो गया। इसके मरने के बाद मुखालिफ पार्टी के लोगों ने एकदम ताकत पकड़ ली और 1-2 जोरदार लड़ाइयों के बाद माजा के रिश्तेदारों को भी कीकरा गांव से मार भगाया। कीकरा में इन लोगों का नामो निशान तक नहीं।
तुम पता नहीं कहां फिर रहे हो। इमरान वाकई शिश्त रह गया। वो कितनी देर सन्नाटे में रहने के बाद बोला, तो क्या महाराजा ने झूठ बोला था? सफेद झूठ, और ये सब कुछ उसके लिए कोई नई बात नहीं। वो अपने मतलब के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। वो तुम्हें खौफजदा करके रखना चाहता था ताकि तुम कहीं जाने का सोच ना सको। वो तुमसे जबरदस्त फायदे ले रहा था और अब भी ले रहा है। इमरान हक्का बक्का सा बैठा रहा। उसके सीने में कुछ सुलगने लगा। वो पिछले एक अरसे से बुरी तरह अपनी मां के लिए तड़प रहा था और राजा ने उसे फरेब के जाल में फंसा कर शादपुर में कैद किया हुआ था। जान साहब बोले, इमरान तुम्हारे अंदर गुण है, तुम्हें अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है, तुम तरक्की कर सकते हो, आगे जा सकते हो। तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यही राजा है। इसके मीने से जान छुड़ा लो, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें इज्जत मिलेगी और पैसा भी। और अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ जाओ। मैं अभी लंबे चौड़े वादे तो नहीं कर सकता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि यहां तुम्हारी मेहनत का भरपूर सिला मिलेगा। इमरान का दिमाग अभी तक इकरम के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो बोला, जान साहब क्या वाकई नाचा खत्म हो चुका है? जान साहब उठकर अलमारी की तरफ गए और एक पुराना अखबार ले आए। मैंने कहा है ना कि मेरे पास हर बात का सबूत है। ये 9-10 माह पुराना अखबार था। इमरान ने देखा इसमें नाजिर डकैत और उसके 3 साथियों की नागहानी हलाकत का सारा वाकया मौजूद था। एकदम इमरान को लगा कि वो आजाद हो गया, इसके पिंजरे की तीलियां टूट गई हैं। इस बारे में इमरान ने जान साहब से देर तक बातें की और उसकी आंखों के सामने से सारे पर्दे उठ गए। शाम से पहले इमरान शादपुर वापस आ गया। राजा अभी तक लौटा नहीं था। वो रात को भी नहीं आया। रात इमरान देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। राजा यकीनन उससे झूठ बोलता रहा था, लेकिन इमरान को पता था कि शरीफ ने झूठ नहीं बोला। उसकी वालदा वाकई शेखुपुरा में मौजूद नहीं थी और ना कहीं उसका सुराग मिला था। इमरान सबसे पहले अपनी वालदा को ढूंढना चाहता था। इसके साथ साथ इसके दिलो दिमाग में इन लोगों के खिलाफ भी नफरत बढ़ रही थी, जिन्होंने उसे उसकी मां से जुदा किया और फिर दर दर धक्के खाने पर मजबूर किया। इनमें चौधरी सजावल और सादिक शाह भी जैसे लोग शामिल थे। वो इन लोगों को इनके किए का मजा चुकाना चाहता था, लेकिन कैसे ये उसकी समझ में नहीं आता था। जहां तक राजा की बात थी, इसके लिए इमरान के दिल में नफरत नहीं थी। हाँ, अफसोस जरूर था। उसे तवक्का नहीं थी कि राजा इस तरह अंधेरे में रखेगा उसे और उसके साथ फरेब करेगा। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था और अब इस सोच विचार में राजा हरगिज शामिल नहीं था। दूसरे रोज दोपहर के वक्त राजा नशे में धुत वापस आया और उसके साथ इमरान ने 2 टोक बात की। इमरान ने राजा को अखबार का वो टुकड़ा दिखाया जिसमें 10 महीने पहले नाजिर डकैत की मौत की खबरें छपी थी और लाश की तस्वीरें छाया हुई थी। राजा ये सब देखकर शशतर हुआ, लेकिन बहुत जल्द बात की तह तक पहुंच गया। वो समझ गया कि ये मालूमात इमरान को कैसे और किससे मिली है। इन दोनों के दरमियान तेज जुमलों का तबादला हुआ। आखिर में राजा ने कहा, अम्मू यार, ठीक है, मैंने तुझे खतरे से बचाने के लिए नाजे के बारे में गलत इतला दी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दुश्मन बन गए। अब भी दोस्त हैं। दुश्मन वो बंदा है जो तुम्हें वरगला रहा है, तुम्हें मुझसे तोड़ रहा है। इमरान ने फैसला कुन लहजे में कहा, जो भी है बाहर राजा, अब हमारे रास्ते जुदा हैं। अब ज्यादा बारीकियों में जाएंगे तो दुख और रंजिश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम मुझे माफ कर दो। कहा, मैं दुश्मनों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह अलहदा हो जाना चाहिए। राजा ने कई पैंतरे बदले, मगर इमरान चूंकि तहिया कर चुका था, इसलिए वो अपने फैसले पर रहा और फिर वो दोनों नम आंखों के साथ एक दूसरे से जुदा हो गए। इमरान ने अलल सुबह शब्बो को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। वो साथ चलने को तैयार थी। वक्त रुखसत राजा ने शब्बो के सर पर प्यार दिया और 8-10 हजार रुपए जबरदस्ती उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अपनी शादी पर मुझे भूल न जाना। वो अपनी तर्ज का जुदा बंदा था, कहीं बहुत बुरा, कहीं सिर्फ बुरा और कहीं अच्छा। इमरान और शब्बो सीधे जान मोहम्मद साहब के कस्बा नुमा गांव में उनकी हवेली में आ गए। जान साहब ने खुशदिली और मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया। हवेली में 2 मुअज्जज मेहमान भी ठहरे हुए थे। एक तो कोई मौलवी साहब थे, दूसरे जान मोहम्मद साहब के मुंह बोले भाई और पार्टनर हाजी अहमद इशफाक साहब थे। इस रात जान साहब ने हाजी इशफाक से भी इमरान की मुलाकात करवाई। इन्होंने हाजी इशफाक को बताया, कुदरत जब कुछ छीनती है तो उसके बदले कुछ देती भी है। इस बच्चे से नौउम्री में इसकी प्यारी माँ छीन ली। ये दिन रात इसके लिए तड़पा। माँ तो उसे ना मिली, कम अज कम अभी तक तो नहीं मिली, पर इसका सिला इसे एक और शक्ल में मिल गया। अल्लाह ने इसके हाथ में बड़ी करामात दी हैं। फिर जान साहब अपने साझेदार को इन हैरान कुन वाकयात के बारे में बताने लगे जो इमरान और जानवरों के हवाले से इनके मुशाहिदे में आए थे या इन्होंने सुने थे। ये सब कुछ नाकाबिल यकीन था, मगर हाथ के कंगन को आरसी की जरूरत नहीं होती। हाजी अशफाक भी इमरान से बहुत मुतासर हुए। शब्बो जान साहब की बीवी सदीका बीबी के साथ सनान खाने में चली गई थी। इमरान का बिस्तर हवेली की बैठक में लगाया गया था। वह अपनी जिंदगी में आने वाली तेज रफ्तार तब्दीलियों पर हैरान हो रहा था। जो जो उसे इख्तियार, आज़ादी और जिस्मानी तवानाई मिल रही थी, अपनी माँ के लिए उसकी तड़प बढ़ती जा रही थी। उसके लिए सबसे मुकद्दम अपनी माँ की तलाश थी। रात गए तक माँ की तस्वीर उसकी निगाहों में फिरती रहती। वह गनुदा हालत में बिस्तर पर लेटा रहा। अचानक एक आवाज ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। वो एक दम उठकर बैठ गया। बैठक के किसी करीबी कमरे से किसी शख्स ने बड़े वजदानी अंदाज में हक्कू का नारा बुलंद किया था। ऐसा नारा इमरान ने पहले भी कहीं सुना था। एकदम उसके ज़हन में चमाका सा हुआ। उसे याद आ गया कि ऐसे नारे उसने कहाँ सुने थे। उसके साथ ही उसके जिस्म में बिजली सी लपक गई। उठा और कच्चे फर्श पर नंगे पांव चलता हुआ आवाज की तरफ बढ़ा। एक छोटी राहदारी से गुजर कर वो एक कमरे के सामने पहुंचा।
इस नीम पुख्ता कमरे के अंदर गैस लैंप की सफेदी माइल रोशनी थी। इमरान ने थोड़ी सी कोशिश की और फिर एक चौबी खिड़की की झुरी में से अंदर झांकने में कामयाब रहा। वो दंग रह गया था। कल उसे पता चला था कि यहाँ मेहमान खाने में कोई मौलवी साहब भी ठहरे हुए हैं, लेकिन ये मौलवी साहब नहीं थे। ये तो शहनशाह के मजार का वही पीर फरतूत मखदूम सादिक शाह था, जिसने 2.5-3 साल पहले इमरान को बड़ी बेबसी से बदमाश माजा के सुपुर्द किया था और फिर पलट कर उसकी खबर नहीं ली थी। वो पहले से कुछ और फरबा हो चुका था। सुरमे से भरी हुई आंखें कुछ और भी छोटी नजर आई थी। वो गालबन भंग के नशे में था। जान मोहम्मद साहब की मुआवन नीलम किसी खादमा की तरह इसके सामने मुअद्दब खड़ी थी। वो खुद पलंग पर नीम दराज था। तो उसने नीलम को तसल्ली देते हुए कहा, घबरा नहीं बच्चे, तेरी शादी होगी और बड़ी जल्दी बड़ा अच्छा दूल्हा मिलेगा, तेरी बरादरी का ही लड़का होगा। इसने नीलम को ओढ़नी यानी गर्म शाल उतारने को कहा। नीलम ने फौरन उतार दी। सादिक शाह ने आंखें बंद कर ली और नीलम के जिस्म पर ऊपर से नीचे तक हाथ फेरने और कुछ पढ़ने लगा। सादिक शाह को देखकर इमरान के सीने में अंगारे दहकने लगे। उसे हरगिज तवक्का नहीं थी कि वो इस शख्स से इतनी जल्दी मिल पाएगा। इसके दिल में यह शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो आज की रात को सादिक शाह के लिए यादगार और इबरतनाक बनाते। उसके अंदर वही सफाक तदब्बुर सर उठाने लगा जो माजा की मौत के वक्त उसके ज़हन में नमूदार हुआ था। वो तेजी से सोचने लगा। कमरे के अंदर सादिक और नीलम में गुफ्तगू जारी थी। सादिक ने कहा, मैंने सुना है कि कल जफर फिर यहाँ आ रहा है। जब तुम दोनों में तलाक मुकम्मल हो चुके तो फिर वो यहाँ क्या लेने आता है? इसका क्या काम है यहाँ? मुझे तो यह खुद अच्छा नहीं लगता शाहजी। नीलम के चेहरे पर नफरत नजर आई। तुम खुद जान साहब से कहो कि वो यहाँ नजर ना आया करे। तुम्हें याद है कि पिछली बार जब यहाँ आया था तो मेरे साथ कितनी बदतमीजी से बोला था वो? इस कबीज के दिमाग में बात बैठी हुई कि इसे तुमसे दूर करने में मेरा हाथ है, हालांकि ये उसके करतूत हैं जिन्होंने उसे जलील किया हुआ है। मैं तो समझता हूँ ये तुम्हारी हिम्मत है कि तुम उस जैसे गंदे बंदे के साथ 2-3 साल गुजार गई हो। मैंने सुना है कि पिछले दिनों वो किसी थिएटर के गाने वाले के हाथों भी जलीलो ख्वार हुआ है। हाँ जी, इस गवैये के साथ मिलकर वो कोई नया थिएटर बना रहा था। वो बंदा इससे भी बड़ा फरेबी निकला। इसका 5 लाख रुपया खा गया। अब इसका हाथ काफी तंग है, इसलिए यहाँ के चक्कर लगा रहा है और चच्चा से झगड़ रहा है। इमरान यानी अम्मू खिड़की में से सारी बातें सुन रहा था। वो समझ गया कि जिस बंदे का नाम जफर लिया जा रहा है ये वही है जिससे नीलम की तलाक हुई है। अब क्या झगड़ा है? सादिक शाह ने नीलम से पूछा। झगड़ा तो कोई खास नहीं है जी, बस वो खाम खा को बढ़ा रहा है। जहेज का सामान हमने वापस लेना है और शादी के मौका पर जो जेवर वगैरह इन लोगों ने मुझे पहनाया था वो हमने वापस देना है। वो जेवर को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे। सादिक शाह ने अपने तेल में चपड़े हुए बालों की लट चेहरे से हटाते हुए कहा, मुझे लगता है वो खबीज तुम्हें मिलने और फिर से अपने जाल में फंसाने के इरादे से यहाँ आए। हालांकि इस गधे को पता होना चाहिए कि तलाक मुकम्मल हो चुकी है और अब इसका तुम्हारी तरफ देखना भी गुनाह है। मुझे भी यही लगता है जी कि वो मुझसे बात वगैरह करना चाहता है, लेकिन अब मुझे तो उसकी सूरत से ही डर लगने लगा। सादिक शाह ने अपनी टांगे पसारी और नीलम किसी खादमा की तरह उसकी पांति बैठकर टांगे दबाने लगी। सादिक शाह ने मुदब्बिराना अंदाज में कहा, और मुझे तो वो दूसरा लड़का राजा भी एकदम फराडिया लगता है। वो तुम्हें बस शादी का झांसा दे रहा है, बुरी औरतों से उसका मिलना जुलना है। मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हारी दूसरी शादी तुम्हारी बरादरी की किसी लड़के से होगी और बड़ी जल्द होगी। नीलम और जोर जोर से उसकी टांगे दबाने लगी। सादिक शाह ने उसकी पूंछ सहलाते हुए कहा, बिल्कुल फिक्र नहीं करना, सब अच्छा हो जाएगा। फकीरों की दुआ है तेरे साथ। बस अपने चचा से कहो कि जफर से फौरन जान छुड़ा ले। कुछ देर बाद नीलम ने सादिक शाह को अदब से सलाम किया और इजाजत लेकर कमरे से चली गई। वो भैंसे का भैंसा कुछ देर तक बिस्तर पर पड़ा अपनी टांगे खुजाता रहा, फिर करवट बदल कर लेट गया। अम्मू की आछी निगाहें उस पर जमी हुई थी। इससे अगले रोज अम्मू ने नीलम के साहब का शौहर को देखा। इस वक्त अम्मू घर के वसी सहन में जान मोहम्मद साहब के साथ सर्कस के बेजुबान फनकारों यानी जानवरों का जायजा ले रहा था। मुख्तलिफ जानवरों, रीछ, बंदर, बारासिंगे वगैरह के पिंजरे एक कितार में रखे थे। जान मोहम्मद साहब का सलूक अपने मुलाजमों के साथ साथ अपने जानवरों से भी बहुत अच्छा था। वो इनकी बतेरी निगहदाश्त के कायल थे, मगर मुकम्मल तरबियत से पहले इनके सर्कस के जानवर इसी जगह रहते थे और बेहतरीन मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होते थे। इस वक्त भी जान मोहम्मद साहब एक नीम तरबियत याफ्ता बंदर को अपने हाथ से डबल रोटी मक्खन खिला रहे थे। दरवाजा खुला और नीलम का साहब का शौहर जफर दंदनाता हुआ अंदर आ गया। उसने कलफदार खड़खड़ाती शलवार कमीज पहन रखी थी, कंधों पर गर्म चादर थी। उसकी फूली हुई नाक से उसकी करख्त तबाह का अंदाजा होता था। अम्मू को मालूम हुआ कि यह शख्स खुशाब शहर में एक पेट्रोल पंप चलाता है, ताहम शक्ल से वो कारोबारी शख्स के बजाय एक अजड़ जिम्मेदार नजर आता था। इसके साथ एक मुलाजिम नुमा शख्स भी था। जान साहब से बिदली के साथ मुसाफा करने के बाद जफर इनके साथ बैठक में चला गया। 5-10 मिनट के बाद बैठक के अंदर से तेज लहजे में बोलने की आवाजें आने लगी। जान मोहम्मद साहब और जफर किसी बात पर झगड़ रहे थे। काल भर वही जेवरात वाला मामला था। कभी जान साहब की आवाज बुलंद हो जाती थी, कभी जफर की। जफर की बोझल आवाज में कभी कभी शराबियों की लड़खड़ाहट भी आ जाती थी। वो इन लोगों में से था जिन्हें देखते ही बंदे के ज़हन में नापसंदीदगी की लहर सी पैदा हो जाती है। इस गुफ्तगू में 1-2 बार सादिक शाह का नाम भी आया। शायद सादिक शाह ठीक ही कहता था। ये जफर नामी शख्स अपनी और नीलम की तलाक में सादिक शाह को कसूरवार समझता था। इसका ख्याल था कि सादिक शाह ने नीलम को उल्टे सीधे तावीज़ पिलाए। जब ये बहस चल रही थी
सादिक शाह मेहमान खाने में सोया हुआ था। उसने भंग भी रखी थी। उम्मीद नहीं थी कि वो जल्द ही जागेगा। अम्मू कल रात से बहुत मोहतात था। इसे डर था कि कहीं वो सादिक शाह की नजरों में ना जाए। कल जान मोहम्मद साहब ने जिस तरह अम्मू का तारुफ अपने पार्टनर हाजी अहमद इशफाक से करवाया था, इसी तरह सादिक शाह से भी करवा सकता था। बहरहाल खैरियत ही गुजरी। एक तो सादिक शाह सपहर से पहले जागा ही नहीं, दूसरे जागते साथ ही वो मसरूफ हो गया। गांव का चौधरी और 2-3 दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद उसे मिलने चले आए। वो इसके लिए नजराने वगैरह भी लाए थे, जिनमें देसी घी, सोहन हलवा और गर्म चादरें वगैरह शामिल थी। ये महफिल रात तक चलती रही। नीलम का साबका शौहर जफर भी अभी तक हवेली ही में ठहरा हुआ था। इसे कल सुबह जान मोहम्मद साहब से हतमी बात करनी थी और ज़ेवरात वाला मामला तय करके वापस जाना था। अम्मू ने महसूस किया कि सादिक शाह और जफर एक दूसरे से कलाम नहीं करते। अम्मू के ज़हन में जिस मंसूबे ने परवरिश पाई थी, उसके लिए हालात मजीद साजगार हो गए थे। शाम को अम्मू ने शबाना के हाथ के तले हुए बैंगन पकौड़े खाए और देर तक इससे बातें की। जान मोहम्मद साहब की खुश खल्क बीवी सदीका बीबी भी वहीं मौजूद थी। अम्मू और शबाना इसे खाला कहने लगे थे। वो भी इन दोनों का अपने बच्चों ही की तरह ख्याल रखने लगी थी। इसे मालूम था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यही वजह थी कि वो गाए बगाए इन दोनों के लिए मुलाकात का मौका फराहम कर देती थी। रात गहरी हुई तो अम्मू के सीने में सुलगते हुए अंगारे आग का रूप धारने लगे। वो सादिक शाह को यादगार सबक सिखाना चाहता था। वो बेचैनी से इंतजार कर रहा था। आखिर उसे अंदाजा हुआ कि जान मोहम्मद के इस हवेली नुमा घर में सब लोग सो चुके हैं। वो अपने कमरे से निकला और मोहतात कदमों से जानवरों के पिंजरे तक पहुंच गया। जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए पिंजरों पर तरपालें वगैरह डाल दी गई थी। रॉयल बंगला टाइगर के पिंजरे पर भी तरपाल थी। बंगला टाइगर यूं तो तरबियत पा चुका था और जान मोहम्मद ने उसकी तरबियत से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद ही राजों को अदायगी की थी। ताम बाद में सूरत हाल बदल गई थी। अपने मिजाज के अंदरूनी इस्ताल की वजह से बंगला टाइगर न सिर्फ बिफर गया था, बल्कि उसने एक मुलाजिम का पेट भी फाड़ डाला था। अब अम्मू यहाँ मौजूद था और उसे अंदाजा था कि आने वाले दिनों में उसे टाइगर के साथ मजीद मेहनत करना पड़ेगी। अम्मू ने टाइगर के पिंजरे की तरपाल ऊपर उठाई। वो एकदम खड़ा हो गया और तेजी से दुम हिलाने लगा। अम्मू के पहचानने के बाद उसकी आंखों में चमक पैदा होगी। टाइगर के पिंजरे के दरवाजे को यूं खोलने की हिम्मत यहाँ अम्मू के सिवा और कोई नहीं कर सकता था, बल्कि आम मुलाजिम तो इसके पिंजरे के पास भी नहीं जाते थे। अम्मू ने दरवाजा खोला। टाइगर तेजी से बाहर आया। यूं लगे जैसे वो हमला करना चाहता, लेकिन ये दोस्ताना झपट थी। अम्मू ने उसके गले में बाहें डाल दी और उसकी पुश्त सहला सहला कर उसे फुचकारने लगा। उसके हाथों के जादू ने काम कर दिखाया। टाइगर का पारे की तरह मचलता हुआ जिस्म पुरसकून हो लगा। इमरान ने उसे पूरी तरह अपने कलावे में लिया, फिर उसे उसके कॉलर से पकड़कर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां सादिक शाह सो रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि जिस वक्त अम्मू टाइगर के साथ सादिक शाह के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, इसके पाँव में अपनी जूती नहीं थी। ये जफर की जूती थी जो इसने इसके कमरे के सामने से उठाई थी। यह ब्राउन रंग की गुरगावी अम्मू के पाँव में जरा सी खुली थी। ताम काम चल रहा था। अम्मू बड़ी एहतियात से तकरीबन 410 पाउंड वजनी इस टाइगर को सादिक शाह के कमरे तक लाया। इसे मालूम था कि दरवाजा बंद है, लेकिन इसे अंदर से कुंडी नहीं चढ़ाएगी। अम्मू ने दरवाजे को आहिस्ता से धकेला तो वो खुल गया। टाइगर के जिस्म में एक बार फिर हल्का सा इत्तराब पैदा होने लगा था। वो अपनी धारीदार दुम को तेजी से हरकत दे रहा था और गर्दन मामूल से लंबी नजर आ रही थी। अम्मू ने उसे कमरे में धकेला और दरवाजे को बाहर से कुंडी चढ़ा दी। इसके बाद वो तेजी से पलटा, जफर की जूती उसके कमरे के सामने उतारी और फिर बड़ी एहतियात से घास वाली जगह पर पांव रखता हुआ अपने कमरे में वापस आ गया। उसे मालूम था कि बहुत जल्द यहाँ कयामत का शोर बुलंद होने वाला है। उसे पता था कि टाइगर को अचानक अपने सामने देखकर सादिक शाह जबरदस्त ववेला करेगा। इसका यह ववेला और इस्तराब ही इसकी बदकिस्मती का सबब बनने वाला था। टाइगर का मुश्तिल होना लाजमी था और फिर यही कुछ हुआ। सादिक शाह के कमरे से तहलका खेज आवाजें बुलंद हुई। सादिक शाह दहशतनाक अंदाज में चिल्ला रहा था और कमरे के बंद दरवाजे को धड़ धड़ कूट रहा था। बचाओ बचाओ, दरवाजा खोलो। सादिक शाह की कर्मनाक आवाजें इतनी जोरदार थीं कि बंद कमरे से बुलंद होने के बावजूद पूरी हवेली में फिसल रही थी। चंद सेकंड बाद जान साहब के एक मुलाजिम ने चिल्लाकर कहा, मालिक टाइगर पिंजरे में नहीं है मालिक। अम्मू ने दरवाजे की झुर्री से देखा। जान मोहम्मद साहब एक हाथ में राइफल और दूसरे में टार्च लिए भागते हुए बरामदे में पहुंचे। फौरी तौर पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या हुआ है। उन्होंने बस सादिक की दहशत ज़दा पुकार सुनी, बचाओ बचाओ, दरवाजा खोलो। जान साहब बेसाख्ता सादिक के कमरे की तरफ लपके। दरवाजे के एंड सामने पहुंचकर इन पर यह खौफनाक इंकिशाफ हुआ कि टाइगर भी कमरे के अंदर है। टाइगर की लर्जा खेज आवाजों को पहचानना उनके लिए हरगिज़ मुश्किल नहीं था। चंद लम्हों के लिए जान साहब हवास बागता नजर आए। तब वो पीछे हटे और उन्होंने इमरान को पुकारना शुरू किया, अम्मू अम्मू। इमरान कमरे के अंदर बेहिस बना खड़ा रहा। यह वही सफाक बेहिसी थी जो इस पर माजा की मौत के वक्त तारी हुई थी। इस बेहिसी का ताल्लुक यकीनन उन बेरहम हालात से था जिनसे वो गुजरा था, वरना वो ऐसा तो नहीं था। वो तो किताबों, फूलों और मौसमों से प्यार करने वाला लड़का था। उसे वो सब कुछ अच्छा लगता था जो उसकी मनमोहनी माँ के नजदीक था। इसकी खूबसूरत दुनिया उसकी माँ से शुरू होकर माँ पर खत्म हो जाती थी। अब जालिम लोगों ने उससे उसकी माँ छीन ली थी। इस तवील शुदाई ने इमरान के दिल में जो जहर भरा था, उसका तरियाक ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। वो हवेली में बर्पा होने वाला शोर महशर सुन रहा था, मगर बहरा बना कमरे की तारीकी में खड़ा था। अब कई मुलाजिम सेन में इकट्ठे हो चुके थे। तब इमरान ने देखा कि जान साहब
भागतू उसके कमरे की तरफ आ रहे हैं। अब वो मजीद ताखीर नहीं कर सकता था। उसने अपनी चप्पल पहनी और खुद ही कमरे से निकल आया। चांद साहब उसे देखकर चिल्लाया, मुंह टाइगर पीर जी के कमरे में घुस गया है। दुख और दहशत की शिद्दत से उनकी आवाज फट रही थी।